बोलिए बस्तरिया राज मोर्चा जिंदाबाद, बस्तरिया राज मोर्चा जिंदाबाद। शहीद गुंडा धूर अमर रहे, शहीद गुंडा धूर अमर रहे, शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे। हमारे मनीष भाई ने बड़े ही विस्तार से आप लोगों को बहुत ऐसी जानकारियां दी। मैं समझता हूं मेरे अलावा और बहुत से लोगों को ये सब जानकारियां नहीं थी। आज हम लोगों को ऐसी जानकारियां मिली, जिन जानकारियों को हमें गहरी से उस जानकारियों को चिंतन मनन करना चाहिए कि हमारे बस्तर के साथ, बस्तर के हमारे जो उस समय जो पढ़े लिखे भी नहीं थे हमारे योद्धा लोग, उन लोगों ने भी जो बस्तर को बचाने के लिए काम किया, उसका शायद आज हम लोग 1% भी नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, जैसा कि मनीष भाई ने कहा, यह बस्तरिया राज मोर्चा, इसका गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जिनको हम वोट देकर रायपुर, दिल्ली और भोपाल पहुंचाते हैं। जब ऐसे बहुत सारे संगठन और राजनीतिक दल हैं, तो हमें बस्तरिया राज मोर्चा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरी समझ से तो यह संगठन बनाने की जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी। साथियों, मैं एक दो उदाहरण के देते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बस्तर का संसाधन बस्तर के मूल निवासियों का है, ये हम और आप सब लोग जानते हैं। बस्तर उस समय से है और बस्तर में खजाना उस समय से भी है जब यहाँ जो बस्तर के जो बाहर के लोग यहाँ ऊपर आए, उस समय उन लोगों को मालूम भी नहीं था कि बस्तर में क्या है। जमाने जमाने से यहाँ बस्तर का खजाना है। एक छोटा सा उदाहरण देने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे एक मान लीजिए क्रेशर प्लांट कहीं पर लगा हुआ है, गिट्टी का क्रेशर प्लांट। ऐसे क्रेशर प्लांट मेरे ख्याल से पूरा बस्तर में 100 से ज्यादा होगा, 100 प्लांट से ज्यादा होगा। लेकिन उन 100 प्लांट में एक भी प्लांट हमारे बस्तर के मूल निवासियों का नहीं है। तो कितने दुर्भाग्य की बात है। और उन क्रेशर प्लांट में जो लोग काबिज हैं, जो लोग वहां गिट्टी का उत्खनन कर रहे हैं, उसमें एक नियम भी है कि आप जहां से अपना गिट्टी का उत्खनन करेंगे, जिन प्लांटों से आप लाभ लेंगे, उन प्लांटों के आसपास के क्षेत्र में, उन प्लांटों के पंचायतों में आपको विकास कार्य करना पड़ेगा। आपको उन क्षेत्रों में सड़क, नाली, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब उपलब्ध करवाना पड़ेगा। आप लोग को एम्बुलेंस उपलब्ध करवाना पड़ेगा। वहां के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नियम में है। लेकिन आप लोग बताइए, बहुत से लोग ऐसे खदानों में काम भी करने जा रहे होंगे या सुने होंगे, एक भी पंचायत में क्या वहां के मूलभूत सुविधा वहां के लोगों को प्लांट वाले लोग उपलब्ध करा रहे हैं क्या? बताइए मुझे, करा रहे हैं क्या? एक भी प्लांट में बता दीजिए। जहां पर भी अगर सुविधा मिल रहा होगा तो वो शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा, शासकीय योजनाएं चल रही होंगी, उनसे आपको मिल रहा होगा वहां का सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा। लेकिन वहां का जो मालिक है, जो वहां से लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमा रहा है इन सालों में, वो पंचायत का एक नए पैसे काम नहीं कर रहा है। क्या जिम्मेदारी थी उसकी? नियम में लिखा हुआ है, नियम की अनदेखी किया जा रहा है। और मेरे संज्ञान में भी एक बात आई है, जब प्लांट लेते समय जिन नियमों का पालन करने की जो जवाबदारी उनमें होती है, उसके बाद उनको लीज दिया जाता है, उसमें भी आप पता कर लीजिए, एक भी विधिवत ग्राम पंचायत सही नहीं हुआ होगा। उन लोग सेटिंग में वहां पर अपना खदान अलॉट किए होंगे। यह सब हो रहा है बस्तर के साथ। बस्तर के युवाओं को कहना चाहूंगा मैं कि आप लोगों का भविष्य क्या होगा? आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो दादा हैं, आपके पिताजी हैं, वो सब यही मजदूरी, कुली मजदूरी करते हुए अपना जीवन बिताए, और वही स्थिति आज हम आप सबकी हो रही है। साथियों, ये समय है आप लोगों को चेतने का, ये समय है जागने का, ये समय है अपने अधिकारों को मांगने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। अगर अभी आप लोग चूक जाएंगे,
आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। दूसरा तभी आएगा जब आपका शोषण करना होगा, आपसे कुछ लाभ लेना होगा। आपको फायदा पहुंचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा साथियों। कोई भी व्यक्ति का अगर आपको एक गिलास पानी पिलाएगा तो सबसे पहले आपको कुआं खुदवाएगा। कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और एक मंच बना है बस्तर के लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए। बस्तर के लोगों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, बस्तर के लोग जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उन लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए ये एक मंच बना हुआ है। मैं आदरणीय मनीष कुंजाम जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने चिंता की बस्तर की, और हम सब लोगों को जोड़कर इस लड़ाई में हमें भी, हम लोगों का अपना बस्तर के लोग हैं हम लोग, हमारे कई पीढ़ी हो गए बस्तर के, मूल बस्तरिया राउत समाज से आता हूं मैं भी। हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, जो बस्तर की मिट्टी के प्रति जो कर्ज है, मनीष कुंजाम जी ने वो कर्ज उतारने का अवसर दिया हम लोगों को। यदि बस्तर के हमारे लोगों के लिए लड़ाई लड़े होते तो हमारे अभी चतुर्थ वर्ग कर्मचारी में चतुर्थ वर्ग का जो परीक्षा होता है वो भी आज यहां से बस्तर से बाहर के लोग आके भर्ती हो रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे विधायक और सांसदों की जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ का बच्चा, हमारे यहाँ का युवा, कम से कम चतुर्थ वर्ग कर्मचारी तो यहां से उनकी भर्ती होनी चाहिए। लेकिन मेरिट के सरकार नियम बना दी, मेरिट के आधार पे भर्ती होगी। अरे आप नियम बना दिए तो ये भी देखिए कि शिक्षा में हमारा बस्तर कितना पिछड़ा है। आपने बस्तर के लोगों के बच्चों के शिक्षा के लिए क्या ऐसा काम किया है जो मेरिट में आएंगे? वो तो बेचारे पढ़ लिख कर इतना आ रहे हैं आगे, उनका भी भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं मनीष भाई को, हमारे धाकड़ जी ने जो कहा 11 सूत्री मांग है, इस पे और भी जोड़ा सा जा सकता है आगे। मैं मनीष भाई से भी आग्रह करूंगा कि इसमें एक जो पहले होता था 2002 में, शायद 2001 या 2 में, कि बस्तर के तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें 25 नंबर स्थानीय बोली को प्राथमिकता दी जाए। जब ऐसा होगा तो जसपुर का, बिलासपुर का, दुर्ग का, रायपुर का कोई अगर परीक्षार्थी आएगा तो यहाँ का भतरी, गोंडी, दोरला से नहीं बोल पाएगा, और वो 25 नंबर हमको बोनस मिलेगा और हमारे बच्चों की भविष्य सुधरेगी उसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है, इसको भी पुरजोर तरीके से आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, ये मांग को भी उठाया जाएगा। बस्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बड़ा गंभीरता से बस्तर के मुद्दों को नहीं लड़ते हैं, वो टाइम पास करते हैं बस। ईमानदारी से यहाँ से लड़ाई लड़नी चाहिए। किसी की समस्या है, कोई दिक्कत में है तो यहाँ से लड़ाई होनी चाहिए। अभी हम शहर में रहते हैं, शहर में देखते हैं, कभी जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, महारानी अस्पताल में, कोई अगर धनाढ्य व्यक्ति होता है, पैसे वाला व्यक्ति होता है, उसके परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, उसको अगर भर्ती करने अस्पताल ले जाना पड़े तो डॉक्टरों को फोन जाता है, मरीज बाद में पहुंचता है, 5 डॉक्टर पहले अस्पताल में खड़े होते हैं। लेकिन वहीं मैं देखता हूं हमारे बस्तर के जो गरीब लोग हैं अस्पताल में, उनकी कोई पूछ परख, कोई सुनवाई नहीं। सुकमा का ही 1-2 मैं केस देखा हूं, मुझे फोन आया था हमारे समाज का कि भैया एक ड्राइवर लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो बहुत स्थिति खराब था उसको वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हम लोग जाके प्रयास किए तो एम्बुलेंस उपलब्ध करवा के उनको रायपुर रेफर करवाए। कितने लोग पहुंच पाते हैं? एक और आप लोगों को मैं आश्वस्त देता हूं, बस्तरिया राज मोर्चा तो आप लोगों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेगा। आप लोगों को विश्वास रखिए, बस्तरिया राज मोर्चा आप लोगों की हर समस्या के लिए लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खनिज संसाधन हो, नौकरी हो, सारे अधिकारों के लिए लड़ेगा बस्तर राज मोर्चा। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो सबसे ज्यादा युवाओं की जवाबदारी है। आप लोग ही, क्योंकि इतिहास गवाह है साथियों कि जब भी देश में या दुनिया में परिवर्तन आया है तो युवा ही लाया है।
आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नेपाल में नहीं देखी। अभी नेपाल का उदाहरण बता रहे हूँ, नेपाल में देखे होंगे आप लोग, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। 15 से 30 वर्ष वाली सरकार बदल दी। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है। अभी सारे लोग देखे होंगे कि सरकार बदल दी वहां नेपाल की सरकार को, ये युवाओं ने। अब बहुत ज्यादा उम्र वाले युवा भी नहीं है, वो 15-20 साल के होंगे। सब भाग गए प्रधानमंत्री। सब मतलब प्रधानमंत्री को भगा दिया। सोचो युवा लोग, तो युवा लोगों में ये ताकत होती है। जरूरत है सिर्फ युवा लोगों को दिशा देने की। आप लोगों को ये इसको देखिए, बस्तरिया राज मोर्चा, और मैं इस मंच के माध्यम से आप युवा और बाहर जितने भी बस्तर संभाग के युवा लोगों का आह्वान करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, चाहे किसी को भी नेता बना रहे हो, वो नेता आप लोग ही बनाते हो, वोट आप लोग देते हो, तब वो नेता बनता है, वरना उसकी औकात कुछ भी नहीं है। उससे सवाल करना सीखिए, सवाल कीजिए उससे कि मेरे समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। पहले आप बैठिए, जवाब दीजिए, बाद में गाड़ी में बैठिए। ये बोलना सीखिए युवा लोग। आप लोगों के ऊपर कोई परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, तो ये खड़े हैं बस्तरिया राज मोर्चा, सवाल करना सीखिए। मैं भी 40 साल से किसी ना किसी राजनीतिक दल से हूं। 10 साल तक लगातार नगर निगम जगदलपुर में पार्षद भी रहा हूं, और आज भी एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी का प्रमुख पद में भी हूं। लेकिन मैं जो देखा कि अगर मेरे को बस्तर के समस्याओं के लिए, बस्तर के युवाओं के लिए, बस्तर के महिलाओं और बच्चों के लिए अगर मान लो कुछ करने की मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है, तो वो बस्तर राज मोर्चा में ही है। इसीलिए मैं सबको पीठ पीछे करके यहाँ आज उपस्थित हूँ, क्योंकि ये एक सामाजिक संगठन है। आप भी अपने दोस्त यार जो किसी न किसी दल से जुड़े होंगे, उनका ब्रेन वॉश कीजिए, उनको समझाइए कि या तो आप अपने नेता का कॉलर पकड़ के अपनी समस्या बताइए, समाधान करवाइए, और या तो फिर छोड़ के आइए बस्तर राज मोर्चा में। आप लोगों का टाइम पास करने का अब उम्र मत खराब करो साथियों। हम तो अपना उम्र खराब किए, हम तो पूरा जीवन अपना उम्र खराब कर दिए। जो हमारा जो अनुभव है वो आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग कभी किसी के पीछे मत घूमिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। किसी के नौकर नहीं है आप। और मैं इस मंच के माध्यम से बहुत सारे समाज के प्रमुख लोग भी उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा साथियों कि आपको कम जरूरत है राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा जरूरत है समाज का। आप उनको बुलाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस मत कीजिए, वो आपका सिर्फ शोषण करते हैं। 5 लाख 10 लाख भवन के लिए, भूमि के लिए दे दिए और आप लोगों का शोषण करते हैं। अरे समाज, आप जितना समाज का काम करते हैं ना, मैं भी बहुत पदों में रहा हूँ समाज का। जिला अध्यक्ष था यादव समाज का, फिर संभागीय अध्यक्ष था, प्रदेश सचिव, महासचिव, बहुत सारा पदों में था। तो मेरा तो यह अनुभव है, एक समाज का काम, जैसे उदाहरण के लिए हमारे तरुण धाकड़ जी हैं, आज ये धाकड़ समाज के संभागीय अध्यक्ष हैं। मेरे नजर में, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए और इस पे गौर कीजिएगा। मेरी नजर में प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ा पद में तरुण धाकड़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री को सेवा करने का पैसा मिल रहा है, उनको मानदेय मिल रहा है, वेतन भत्ता सुविधा सब मिल रहा है। तरुण धाकड़ को कुछ नहीं मिल रहा है। ये निस्वार्थ भाव से अपना साधन, अपने पैसे में समाज को जगाने निकला है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो समाज के जितने जो अध्यक्ष हैं या समाज के जो पदाधिकारी हैं, कभी भी अपने आप को उन नेताओं से नीचे मत समझिए और अपने समाज के लिए भी बात रखिए। उनके पीछे पीछे मत घूमिए साथियों। बहुत से समाज के लोग पीछे पीछे घूमते हैं नेताओं के। एक छोटा सा विधायक के पीछे घूमते हैं समाज के लोग। और विधायक की औकात क्या है समाज के सामने? और ये इतने निर्लज हैं ये विधायक सांसद कि दिन रात एक करके जो लोग, जो कार्यकर्ता खून पसीना बहा के
अपने भाई भतीजा घर में सगे संबंधी से झगड़ा करके उसके लिए वोट मांगता है, उसको जिताने का काम करता है, और कभी अगर आवेदन लेके जीतने के बाद उसके दरवाजे में जाता है तो 4 घंटा इंतजार करवाता है। वो ऐसे निर्लज लोग हैं। जनप्रतिनिधि उन्हीं को बनाइए जिनके मन में, जिनके दिल में, जिनके देखने से लगता है कि समाज सेवक है। समाज सेवक को बनाइए साथियों। 2, 4, 5 दिन, हफ्ता दिन के लालच में नहीं आना है। चुनाव में अक्सर यही होता है। आपके घर में या मेरे घर में चुनाव के दरमियान कोई प्रत्याशी आकर 10,000 रुपया मेरे को दे के जाएगा कि मेरे को अपना वोट देना करके, और मैं अगर उसको वोट दे दिया और वो जीत गया तो उसके बाद, चुनाव जीतने के बाद, मैं अगर उसके पास 10 रुपया भी मांगने जाऊंगा तो मेरे को मना कर देगा। क्यों अपने आप को लेबल लगा रहे हैं कि मैं बिकाऊ हूं? और वैसे भी बस्तर के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। स्वाभिमानी लोग इसलिए बोल रहा हूं, मैं देखा हूं बस्तर के जितने मूल निवासी विधायक, सांसद, मंत्री के यहाँ जाते हैं और बहुत पीछे खड़े रहते हैं। यूपी बिहार के जो लोग यहाँ पे आए हैं नेता के आजू बाजू, उन लोग मिलने तक नहीं देते हैं। सच बोल रहा हूं कि नहीं? चमचागिरी नहीं करते हैं हमारे लोग, इसीलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। चमचागिरी करते नहीं, स्वाभिमानी लोग हैं। और मेरा निवेदन भी है कि आप स्वाभिमानी बने रहिए, चमचागिरी मत कीजिए, भले मत मिलिए नेता से। आज शायद मनीष भाई भी जानते होंगे, 40 साल से मैं राजनीति में हूं, बड़े बड़े पदों में भी रहा हूं, लेकिन आज पीछे क्यों हूं? मैं 2008 में एमएलए बन चुका होता, या 2013 में तो 100% बन ही जाता। सिर्फ इसी वजह से पीछे हो गया। मैं लोकल हो गया, लोकल, और फिर उसके बाद स्वाभिमानी और चमचागिरी नहीं। काम लीजिए, मैं नेता लोग को बोलता हूं, काम लीजिए मुझसे, जितना काम लेना है लीजिए। आप लोगों के आशीर्वाद से छवि भी ठीक है, मेरा जनाधार भी है। मैं बोलता हूं काम लीजिए, लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन आजकल के नेता लोग वही पसंद है। हम तो पीछे हो गए, अब उम्र के आखिरी उसमें है। अब तो हम अपना पूरा जीवन जो है बस्तरिया राज मोर्चा में देंगे, और बस्तरिया राज मोर्चा में हम आने वाले समय में, अभी मनीष भाई ने कहा कि 1 साल पहले इस संगठन का गठन हम लोग किए थे, लेकिन अफसोस कर रहे थे कि 1 साल में हम लोग कोई विशेष कार्य नहीं कर पाए। तो ऐसा मत सोचिए मनीष भाई, आपने अलग जगह दी है। ये अब चिंगारी को 16 बनने में टाइम नहीं लगेगा। अभी इस संगठन के माध्यम से पूरे बस्तर में हम लोग एक एक पंचायत में दौरा करेंगे, एक एक पारा गांव में जाएंगे, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे। अधिकारों के बारे में तो सब जानते हैं, उनको जगाएंगे और उनके अधिकार को पाने में उसकी मदद करेगा ये बस्तरिया राज मोर्चा। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण समय आ रहा है साथियों, जातिगत जनगणना का। इसमें हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से हिस्सा लेना है, क्योंकि जातिगत जनगणना जब होगी तब उसमें स्थिति सारा स्पष्ट हो जाएगा कि बस्तर के जो मूल निवासी हैं उनको क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था और क्या अभी तक नहीं मिला है, उससे सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो हम लोग हवा हवा में बात कर रहे हैं ना, अभी तो हमारे पास कुछ लड़ने के लिए कुछ है नहीं। जिस दिन जातिगत जनगणना फाइनल हो जाएगा उसके लिए मांग कीजिए। सरकार ने घोषणा की है जातिगत जनगणना कराने की। अगर उसमें कई घोषणाएं होती है जो पूरा नहीं होता है, भले पूरा ना हो दूसरा घोषणा, जातिगत जनगणना की जो घोषणा हुई है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जातिगत जनगणना को करवा के ही रहना पड़ेगा, तभी हम लोगों का भला होगा। बैलाडीला, अभी मनीष भाई ने कहा बैलाडीला खदान में बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। बैलाडीला खदान से ही पहचान है बस्तर की, छत्तीसगढ़ की और विशेषकर बस्तर की। जिस दिन बैलाडीला खदान में हम लोग ध्यान देना छोड़ देंगे, बैलाडीला खदान में बड़े बड़े उद्योगपति लोग आके उसका खनन करेंगे, और जिस दिन बैलाडीला खदान खत्म हो जाएगा
उस दिन बस्तर के लोगों को कोई नहीं पूछेगा। आज बैलाडीला खदान यहाँ पे संसाधन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संसाधन बस्तर में है। यहाँ हर खनिज संपदा है, लोहा है, गिट्टी है, सोना है, हीरा है, कोरंडम है, टीना है, सब है। इसीलिए बस्तर को थोड़ा बहुत जो विकास कार्य हो रहे हैं ये सिर्फ इसी कारण से हो रहे हैं। जिस दिन ये बैलाडीला खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 फीट आप नाली बनवाने बोलेंगे, आपका 1 फीट नाली नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं, तो सरकार क्यों बनाएगी। एक बात है। और अंत में आखिरी में एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा साथियों, अभी देश में आरक्षण संविधान